इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हीप डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बीएसटी को कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम हीप को समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इसके बाद इसको कोड को समझकर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। A heap is a specialized data structure which is essential and almost complete tree that satisfies heap property। तो देखिए यहाँ पर हमको दो वर्ड्स मिले। पहला वर्ड मिला complete tree और दूसरा मिला heap property। तो इन दोनों वर्ड्स को अब हम समझेंगे। तो देखिए complete tree की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। A complete binary tree is a special type of binary tree where all levels of the tree are filled completely except the lowest level nodes which are filled from as left as possible। तो देखिए इसका मतलब क्या है। तो देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसके अंदर हमारी जितने भी लेवल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं, कि उसमें जितने भी हम नोट्स इंसर्ट कर सकते हैं वो पूरे के पूरे इंसर्ट हों, केवल हमारे लास्ट में जो लोएस्ट जो हमारा लेवल होगा उसको छोड़ के। तो और देखिए जो हमारा लोएस्ट लेवल होगा उसके अंदर हमें जो भी एलिमेंट डालने हैं वो हमें लेफ्ट से इंसर्ट करने पड़ेंगे, वो हमें लेफ्ट से स्टार्ट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमारा जो लेवल 0 है उसमें एक नोड आ सकता है जो कि यहाँ पे है, और उसके बाद लेवल 1 में हमारा ये भी कंप्लीटली फिल है क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा नोड नहीं आ सकते। और उसके बाद जो हमारा लेवल 2 है उसके अंदर हमारे दो ही नोड हैं जो कि लेफ्ट से हमने फिल करना शुरू किए हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। अगर हम इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री की बात करें तो उसका एग्जांपल यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला लेवल है 0, इसमें एक नोड है, और उसके बाद जो हमारा 1 लेवल है उसके अंदर दो नोड है। जो हमारा लोएस्ट लेवल है, जो हमारा सेकंड लेवल है, इस लेवल के अंदर हमारे तीन नोड हैं, 4, 9 और 40। लेकिन ये हमारा कंप्लीट ट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे नोड्स हैं वो हमने लेफ्ट से फिल करना स्टार्ट नहीं किए। यहाँ पर हमारा 4 है, 9 है, और यहाँ पर जो एक नोड है ये हमारा खाली है। अगर यहाँ पर कोई नोड होता तब हमारा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता। या फिर अगर हमारा यहाँ पे 40 की जगह ये 40 इस जगह पर होता तब हमारा ये कंप्लीट ट्री होता, क्योंकि हमने नोड्स लेफ्ट से फिल करना स्टार्ट किया है। तो यही हमारी दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की। पहली प्रॉपर्टी कि जो भी हमारे लेवल्स हैं लोएस्ट लेवल को छोड़कर वो सभी कंप्लीटली फिल होने चाहिए, और जो हमारा लोएस्ट लेवल है उसको हमें लेफ्ट से फिल करना शुरू करना है, हमें बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना। जैसे यहाँ पर हमने 40 को, ये जो लेफ्ट चाइल्ड है 20 का, ये छोड़ा हुआ था, ये हमें नहीं छोड़ना। तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। तो अब हम अपनी हीप प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो देखिए जो हमारी हीप प्रॉपर्टी है वो दो प्रॉपर्टीज है हमारी। हमारे जो हीप हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हीप होता है मैक्स हीप और दूसरा वो हीप होता है मिन हीप। तो पहले हम मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी है कि पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन चाइल्ड नोड, कि हमारा जो भी पेरेंट नोड की वैल्यू होंगी वो चाइल्ड नोड से बड़ी होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा रूट नोड है वो है 70, और इसके दोनों जो चाइल्ड हैं वो 7 और 20 हैं जो कि 70 से कम है। और इसके बाद अगर मैं देखूं इस 7 के जो भी दोनों चाइल्ड हैं 4 और 3, ये 7 से छोटे हैं। तो ये हमारी एक मैक्स हीप बन जाएगी। ये जो हमारा ट्री है ये एक मैक्स हीप बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पेरेंट हैं उनकी वैल्यू चाइल्ड से ज्यादा है। तो केवल बस यही हमारी प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है। और जिस प्रकार से हमारी मैक्स हीप है उसी प्रकार से हमारी मिन हीप है। तो इस मिनिमम हीप के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उल्टी है। इसमें हमारा पेरेंट नोड इज लेस देन चाइल्ड नोड होगा, कि जो हमारे पेरेंट नोड की वैल्यू होगी वो चाइल्ड नोड से कम होगी। डायग्राम के अंदर जो हमारा 1 है, इसकी जो भी दोनों चाइल्ड हैं 7 और 20, इन 7 और 20 की वैल्यू 1 से ज्यादा है। और इसके बाद अगर हम इसको देखें कि 7 के बाद ये दोनों चाइल्ड हैं 14 और 9, तो 14 और 9 की जो वैल्यू है वो 7 से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे पेरेंट और चाइल्ड हैं वो इस प्रॉपर्टी को, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारी एक मिनी हीप होगी। तो ये जो हमारी पहली हीप थी इसका नाम था मैक्स हीप, और जो हमारी ये दूसरी हीप है उसका नाम है मिनी हीप। तो ये हमारी दो हीप होती हैं। तो अब हम इस हीप के अंदर इंसर्शन को देखेंगे। तो हम इंसर्शन को मैक्स हीप में देखेंगे। हम जो भी इंसर्शन और डिलीशन को देखेंगे
तो हम मैक्स हीप में करेंगे, और जब हम इसका कोड लास्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे तब मैं आपको मिनिमम हीप के लिए बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या करना है। तो अब हम जितना भी कुछ समझेंगे वो हम मैक्स हीप के अंदर समझेंगे। तो अब हम इंसर्शन को शुरू करते हैं। तो देखिए इसको हम एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एरे लिया है और इस एरे के अंदर हमने इस बाइनरी ट्री को इंसर्ट किया है। तो देखिए हम अपने 0th इंडेक्स पे रूट नोड को स्टोर करते हैं। इस रूट नोड के लेफ्ट चाइल्ड को हम 2p+1 और राइट चाइल्ड को 2p+2 एड्रेस पे स्टोर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये p है, इस p का मतलब है पेरेंट का इंडेक्स। तो जैसे यहाँ पर 70 का इंडेक्स है 0, तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो होगा 2 × 0+1, तो 2 × 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। तो 70 का जो लेफ्ट चाइल्ड है 7, वो 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, और इसका जो राइट चाइल्ड है वो होगा 2p+2, यानी कि वो सेकंड इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर मैं 7 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को देखूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर p की जगह पर 1 डाल दूंगा, तो वो होगा 2 × 1+1, जो कि आंसर आएगा हमारा 3। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 के लेफ्ट चाइल्ड यानी कि इस 4 को थर्ड इंडेक्स पे स्टोर कर दिया, और उसी प्रकार 2p+2 की हेल्प से इसका राइट चाइल्ड का इंडेक्स आया 4, और उसमें मैंने 3 को स्टोर कर दिया। तो ये दोनों रिलेशन हमें याद रखने हैं, 2p+1 और 2p+2। तो उसी प्रकार से अगर मैं पेरेंट का कोई रिलेशन देखूं तो वो रिलेशन होगा c-1 ÷ 2। यहाँ पर c का मतलब है चाइल्ड का एड्रेस, जिस जो एड्रेस हमारे चाइल्ड का है उसका एड्रेस में से हम 1 माइनस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं 3 का पेरेंट निकालना चाहूँ, तो उसके लिए मैं इसका सबसे पहले इंडेक्स देखूंगा। तो इसका इंडेक्स है 4, इस 4 में से मैं एक माइनस करूंगा और उसमें से एक माइनस करने के बाद मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1। तो देखिए जो हमारा 3 है उसका जो पेरेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर है, वो इस 1 इंडेक्स पे स्टोर है, जो कि ये 7। तो हमें ये तीनों रिलेशन याद रखने हैं, 2p+1, 2p+2 और c-1 ÷ 2। इससे हमें पेरेंट और चाइल्ड का इंडेक्स मिलेगा। तो अब हम इंसर्शन को समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर मुझे एक नोड इंसर्ट करना है ए नाम का, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए हमारा पहला स्टेप है स्टोर ए इन फर्स्ट एम्प्टी इंडेक्स। देखिए फर्स्ट एम्प्टी इंडेक्स का मतलब है कि जो भी हमारा अगला इंडेक्स होगा मैं उस इंडेक्स में अपनी नए वैल्यू को स्टोर करना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 स्टोर है, जो हमारा लास्ट इंडेक्स है वो है 4, तो इसके लास्ट इंडेक्स से अगले वाले इंडेक्स पर हम अपने नए एलिमेंट को स्टोर करेंगे। तो जो भी हमारा नया एलिमेंट होगा उसको सबसे पहले हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे 10 को स्टोर करना है, तो उस 10 को मैं यहाँ लास्ट फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर करूंगा, क्योंकि फोर्थ के बाद हमारा अगला इंडेक्स है फिफ्थ, जो कि पहला खाली इंडेक्स है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स पे 10 को स्टोर कर दिया, और इस बाइनरी ट्री में जो हमारा 10 स्टोर होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। क्योंकि बाइनरी ट्री एक कंप्लीट ट्री होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको लेफ्ट से फिल करना शुरू करेंगे, और इसका जो इंडेक्स आएगा वो 5 ही आएगा, क्योंकि ये हमारा 0th इंडेक्स, उसके बाद ये 1, ये 2, और उसके बाद ये 3 और ये 4। तो इस प्रकार से हमारी एरे की इंडेक्सिंग लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है, और अगर मैं कोई नया इंडेक्स स्टोर करूंगा तो वो यहाँ पे स्टोर होगा, और अगर मैं कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो वो हमारा इस वाले 20 के राइट चाइल्ड वाले इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो देखिए इसके बाद हमने क्या किया, कंपेयर ए विद पेरेंट नोड, कि हम ए को कंपेयर करेंगे पेरेंट नोड के साथ, और अगर हमारा ए इज ग्रेटर देन पेरेंट नोड तब हम ए और पेरेंट नोड को स्वैप कर देंगे। और उसके बाद हमने अगले स्टेप में लिखा है कि रिपीट स्टेप टू टिल ए इज लेस देन पेरेंट नोड, कि जब तक हमारा ए पेरेंट नोड से छोटा नहीं हो जाता तब तक हम इस सेकंड स्टेप को रिपीट करते रहें। तो देखिए यहाँ पर हम ए 10 को 20 के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन 10 जो है वो 20 से छोटा ही है, तो इसलिए यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी। तो मान लीजिए अगर मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे ऐड करा 100, तो जो हमारा 100 है वो इस 6th इंडेक्स पे स्टोर होगा, और जो बाइनरी ट्री में हमारा 6th इंडेक्स होगा वो इस 20 का लेफ्ट चाइल्ड आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, और यहाँ पे हमारा 100 स्टोर हो जाएगा। और इसको स्टोर करने के बाद हम इस 100 की वैल्यू को पेरेंट नोड की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे 100 की वैल्यू है वो हमारी 20 से ज्यादा है, तो इसलिए हम इन दोनों को स्वैप कर लेंगे, इन दोनों को इस जगह को एक्सचेंज कर देंगे। तो हमारा जो यहाँ पर 20 की जगह पर 100 स्टोर हो जाएगा, और इस 100 की जगह हमारा 20 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम इस ए को, इस 100 को 70 के साथ कंपेयर करेंगे।
तो यहाँ पर जो हमारा 100 है वो 70 से भी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इन दोनों को भी स्वैप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 100 स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 70 स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा मैक्स हीप है, इसके अंदर हम दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे। पहली प्रॉपर्टी की ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, तो इसीलिए हमने उसको लेफ्ट लेफ्ट की तरफ से फिल करना शुरू किया। तो और उसके बाद जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी कि हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारा पेरेंट नोड है, उसकी वैल्यू चाइल्ड नोड से ज्यादा होनी चाहिए। हमने उस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड कराया। तो हम डिलीशन को भी देख लेते हैं। तो देखिए डिलीशन की, जब हम हीप में डिलीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम केवल एक नोड को डिलीट करते हैं और वो नोड होता है हमारा रूट नोड। कि अगर हमें इस हीप में से कोई नोड डिलीट करना है तो हम एक टाइम में केवल एक ही नोड डिलीट करते हैं, और जो नोड हम डिलीट करते हैं वो हमारा रूट नोड होता है। तो अगर मुझे इस हीप में से कोई नोड डिलीट करना होगा तो यहाँ पर हमारा 70 डिलीट होगा, क्योंकि 70 हमारा रूट नोड है। तो देखिए इसको डिलीट करने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने लिखा है स्टोर वैल्यू ऑफ लास्ट एलिमेंट इन रूट नोड एंड डिलीट लास्ट एलिमेंट। कि जो हमारे लास्ट एलिमेंट की वैल्यू है उसको हम रूट नोड में स्टोर करेंगे, और उसके बाद जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रूट नोड है उसमें हम अपने लास्ट एलिमेंट को स्टोर करेंगे, और जो हमारे ट्री का लास्ट एलिमेंट है वो 3 है, क्योंकि 3 हमारे लास्ट इंडेक्स पे स्टोर है। जो हमारी एरे का सबसे लास्ट इंडेक्स है उस पे 3 स्टोर है। तो यहाँ पर 70 की जगह 3 आ जाएगा, जिससे कि 70 जो हमारा था वो अपने आप ही डिलीट हो गया। 3 को यहाँ पे स्टोर करने के बाद हम इस वाले 3 को डिलीट कर देंगे, जिसमें हम एरे का एक इंडेक्स कम कर लेंगे और ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद हमने लिखा है शिफ्ट रूट एलिमेंट फॉर सेटिस्फाइंग हीप प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास जो दूसरा काम बचा है कि हमें हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कराना है। हमें इस 3 को इसकी सही पोजीशन पर लाना है कि ये अपने चाइल्ड नोड से छोटा रहे। उसके लिए हम इस 3 को इसके दोनों चाइल्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसके जो दोनों चाइल्ड हैं वो 7 और 20। तो यहाँ पर हम 7 और 20 को कंपेयर करेंगे, और जो चाइल्ड हमारा बड़ा रहेगा उसको हम 3 के साथ स्वैप कर देंगे। तो देखिए अगर हम इनको कंपेयर करेंगे जो हमारा 20 है वो इस 7 से बड़ा है, तो इस 20 को हम 3 से स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 20 स्टोर हो जाएगा और इस 20 की जगह पर हमारा 3 स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 20 है वो इस 3 में सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो कि रूट पे स्टोर है। और यहाँ पर अब हमारे सारे जो हीप की प्रॉपर्टी थी वो भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो इस प्रकार से हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं हीप के अंदर। तो अब हम इस हीप के कोड को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है वो मैंने मैक्स हीप का कोड लिखा है। तो आप इस पूरे कोड में याद रखना कि हम मैक्स हीप की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली लाइन में हमने आईओ स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड किया और उसके बाद हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और इन दोनों लाइनों के बाद हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया मैक्स साइज नाम का, और इस मैक्स साइज के अंदर हमने 100 को स्टोर करवाया। तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये हमें याद रखना है। और उसके बाद हमने क्लास बनाई मैक्स हीप, और इस मैक्स हीप क्लास के अंदर हमने अपना पहला मेंबर डिक्लेयर किया इंटीजर हीप। तो ये हमने एक एरे बनाया हीप नाम का, और इसकी जो साइज रखा वो हमने रखा मैक्स साइज, जो कि हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया था यहाँ पर। और उसके बाद हमने अगला मेंबर लिखा साइज नाम का। इस साइज के पास हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स रहेगा, और जो हमारे लास्ट एलिमेंट का साइज होगा वही हमारे इस हीप का साइज भी होगा। तो ये हमें याद रखना है कि लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स और हमारे हीप का साइज एक ही है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहला मेंबर फंक्शन लिखा इंटीजर पेरेंट नाम का। तो जो इसका हमने रिटर्न टाइप लिया वो लिया इंट, और जो हमने इसका पैरामीटर लिया उसको हमने नाम दिया इंटीजर आई। देखिए ये पेरेंट फंक्शन हमें किसी भी एलिमेंट का पेरेंट का इंडेक्स बता के दे देगा। तो देखिए यहाँ पर हमने रिटर्न करवाया है i-1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने अपना अगला मेंबर फंक्शन लिखा इंटीजर लेफ्ट चाइल्ड। तो इसका रिटर्न टाइप हमने इंट लिया और इसका नाम हमने लेफ्ट चाइल्ड रखा, और इसके पैरामीटर हमने लिखा इंट आई। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमें किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स दे देगा। तो यहाँ पर हमने रिटर्न करवाया 2 × i+1, और उसी प्रकार से हमने अगला फंक्शन बनाया राइट चाइल्ड के, और इस राइट चाइल्ड के अंदर हमने रिटर्न करवाया 2 × i+2। और ये तीनों रिलेशन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि ये तीनों ही फंक्शन हमें उस एलिमेंट का इंडेक्स देंगे, उसे पेरेंट या चाइल्ड के बारे में नहीं बताएंगे, हमें केवल उन चाइल्ड और पेरेंट्स का इंडेक्स रिटर्न करेंगे। तो देखिए उसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन है वो है शिफ्ट डाउन। देखिए इस फंक्शन का यूज हम डिलीट के अंदर करेंगे। देखिए जब हम रूट एलिमेंट में लास्ट एलिमेंट
को स्टोर करते हैं तब हमें उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करना होता है। तो इसलिए हमने ये फंक्शन बनाया शिफ्ट डाउन, ताकि हम उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर पाएं। तो उसका जो पैरामीटर था उसको हमने इंटीजर आई नाम दिया। तो उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैक्स इंडेक्स, और इस मैक्स इंडेक्स के अंदर हमने आई को स्टोर करवा लिया। तो इन दोनों के पास एक ही वैल्यू है। और उसके बाद देखिए हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एल नाम का, और इस एल के अंदर हमने आई के लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स स्टोर करवा दिया। और उसके बाद हमने यहाँ इफ के अंदर कंडीशन लिखी, इफ एल इज लेस देन साइज, कि अगर हमारे एल का साइज लास्ट इंडेक्स के साइज से कम हो, और उसके साथ हमने एंड ऑपरेटर लगाया। और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हमने लेफ्ट चाइल्ड और पेरेंट को कंपेयर किया, और अगर हमारा लेफ्ट चाइल्ड हीप मैक्स इंडेक्स यानी कि पेरेंट से बड़ा है, तब हमने मैक्स इंडेक्स के अंदर एल को स्टोर करवा दिया। तो देखिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए मुझे इस 2 को नीचे की तरफ शिफ्ट करवाना है, तो मैं इस आई के अंदर पास करूंगा 2, और उसके बाद जो पहली लाइन है उससे हमारा जो मैक्स इंडेक्स है, तो मैं मैक्स इंडेक्स को एम से लिख रहा हूँ। तो उसके अंदर भी हमारे 2 का इंडेक्स स्टोर हो जाएगा, दोनों के पास सेम इंडेक्स है। और उसके बाद इस लाइन से क्या होगा, हमने एक और नया वेरिएबल बनाया एल, और इस एल के अंदर में लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स डाल दिया। तो 2 का जो लेफ्ट चाइल्ड है 5, इस एल के पास इस 5 का इंडेक्स चला गया। और उसके बाद हमने इस इफ के अंदर हीप एल और मैक्स इंडेक्स को कंपेयर किया। तो यहाँ पर हम लेफ्ट चाइल्ड और इस मैक्स इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पर 5 और 2 को कंपेयर किया। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है ये बिल्कुल ट्रू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो 5 है उसकी वैल्यू 2 से ज्यादा है। तो इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर हमारा मैक्स इंडेक्स के अंदर एल का इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। तो देखिए इस एम के अंदर हमारा एल का इंडेक्स स्टोर हो जाएगा, और एम यहाँ से हट जाएगा। और उसी प्रकार से मैंने राइट चाइल्ड को कंपेयर करवाया। मैंने एक वेरिएबल लिया आर, और उसके अंदर मैंने राइट चाइल्ड का इंडेक्स स्टोर करवाया। और उसको स्टोर करवाने के बाद मैंने इफ के अंदर कंडीशन लिखी, इफ आर इज लेस देन साइज, और उसी के साथ मैंने एंड ऑपरेटर लगाकर लिखा, इफ हीप आर इज ग्रेटर देन हीप मैक्स इंडेक्स। अगर हमारा राइट चाइल्ड मैक्स इंडेक्स यानी पेरेंट के इंडेक्स से बड़ा है, तब हमने मैक्स इंडेक्स के अंदर आर को स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पर देखिए हम 2 और 7 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 7 है वो 2 से बड़ा है, तो हमने मैक्स इंडेक्स के अंदर आर का इंडेक्स स्टोर करवा दिया। तो इस प्रकार से मैक्स इंडेक्स के अंदर आर का इंडेक्स स्टोर हो जाएगा, और जो हमारा मैक्स इंडेक्स यहाँ पर था ये भी हट जाएगा, क्योंकि मैक्स इंडेक्स के अंदर नई वैल्यू आ गई 7 का इंडेक्स। और उसके बाद हमने लिखा इफ आई इज नॉट इक्वल टू मैक्स इंडेक्स, तब हमने हीप आई को और हीप मैक्स इंडेक्स को स्वैप करवा दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने ये लाइन इफ आई इज नॉट इक्वल टू मैक्स इंडेक्स इसलिए लिखी है, अगर हमारा पेरेंट का इंडेक्स इन दोनों चाइल्ड से बड़ा होता तब हमारा आई और मैक्स इंडेक्स इक्वल ही रहता, क्योंकि तब इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर वो आई और मैक्स इंडेक्स इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब है कि आई जो है वो अपने चाइल्ड से छोटा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर उसको स्वैप करवाया, और स्वैप करवाने के बाद हमने फिर से मैक्स इंडेक्स को कॉल किया। तो यहाँ पर स्वैप करने के बाद 2 की जगह पर 7 स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 स्टोर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारी जो स्वैपिंग है वो चलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कंडीशन लिखी थी इफ के अंदर एल इज लेस देन साइज। तो देखिए जब भी हमारा लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स साइज से बड़ा हो जाएगा, तब हमारा ये रिकर्शन अपने आप रुक जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा शिफ्ट डाउन का फंक्शन काम करेगा। अब मान लीजिए अब अगर हमारा ये फंक्शन दोबारा चलेगा, तो उसमें फिर हमारा ये 2 और 5 कंपेयर होगा, और उसी प्रकार से 2 और 6 कंपेयर होगा। तो उसके बाद हमारा जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो हमारा 6 है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद हमारा ये फंक्शन अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि आगे 2 का कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये शिफ्ट डाउन फंक्शन काम करता है। तो देखिए इस शिफ्ट डाउन फंक्शन के बाद हमने पब्लिक में अपना कंस्ट्रक्टर बनाया मैक्सहीप, और इस मैक्सहीप के अंदर हमने साइज को 0 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि जब भी हम कोई नई मैक्स हीप बनाएंगे तो शुरुआत में उसका साइज 0 होगा। और उसके बाद मैंने अपना पहला पब्लिक फंक्शन बनाया इंसर्ट नाम का, जिसमें हम हीप के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इसका रिटर्न टाइप हमने लिखा है वॉइड, और इसका जो पैरामीटर है उसमें हमने लिखा है इंटीजर वैल्यू। तो हमें इस वैल्यू को हीप के अंदर स्टोर करवाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लाइन में हीप साइज के इंडेक्स पर हमने वैल्यू को स्टोर करवा लिया। तो देखिए जो हमारा साइज है वो हमारे देखिए वो हमारी हीप का साइज होता है, और ये हमारे जो लास्ट इंडेक्स होगा उससे एक बड़ा इंडेक्स होता है, तो ये हमें याद रखना है। तो हमने सबसे पहले हीप साइज के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करवाया, और उसके बाद हमने लिखा इंटीजर आई इक्वल टू साइज, और उसके बाद हमने पेरेंट और चाइल्ड को कंपेयर किया।
तो देखिए इसको भी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक हीप है और इस हीप के अंदर हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाहते हैं 7। तो जो हमारा 7 है वो सबसे लास्ट इंडेक्स पर यानी यहाँ पर हमारा आएगा। तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने आई के अंदर इस साइज का इंडेक्स स्टोर करवाया। तो हमने इस 7 के इंडेक्स को आई का नाम दे दिया और उसके बाद हमने लिखा वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, कि जब तक हमारा आई 0 से बड़ा रहे, और उसके साथ हमने एंड ऑपरेटर लगाया। और उसके बाद हमने लिखा हीप पेरेंट आई इज लेस देन हीप आई, कि अगर हमारा हीप का जो पेरेंट है वो हीप से छोटा रहे तो हम यहाँ पर इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो यही हमने यहाँ पे किया है। तो देखिए जो हमारा आई है उसके पास 7 का इंडेक्स है और इस 7 का जो है पेरेंट है वो है 5। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा 5 इज लेस देन 7, कि अगर हमारा 5 7 से छोटा हो तो हमारा ये जो वाइल की कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। तो फिर हमारी यहाँ पर स्वैपिंग होगी इन दोनों के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा 7 है उसकी जगह 5 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 7 स्टोर हो जाएगा। और ये स्टोर होने के बाद हमने आई इक्वल टू पेरेंट आई कर दिया। हमने आई को पेरेंट के साथ अपडेट कर दिया। तो देखिए स्वैप होने के बाद हमारा जो आई है वो यहाँ पर आ जाएगा और आई यहाँ से हट जाएगा। और उसके बाद हमारी ये कंडीशन दोबारा से चेक होगी, वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा आई 0 से बड़ा है। और उसी के साथ साथ हमारी ये दूसरी कंडीशन चेक होगी, हीप पेरेंट आई इज लेस देन हीप आई। तो अब की बार जो हमारा पेरेंट है वो है 10, क्योंकि अब की बार 7 का पेरेंट है 10। तो अब हम 10 और 7 को कंपेयर करेंगे। तो 10 इज लेस देन 7, तो अब की बार हमारी ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमारा ये वाइल लूप है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। और ये टर्मिनेट होते ही हमारा जो इंसर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में हमने साइज को 1 से इंक्रीज कर दिया ताकि जो हम अपना नया एलिमेंट स्टोर करें वो अगले इंडेक्स पर स्टोर हो। और उसके बाद हमने अपना डिलीशन का फंक्शन बनाया। इस डिलीशन के फंक्शन को मैंने नाम दिया एक्सट्रैक्ट मैक्स, क्योंकि इस डिलीशन के फंक्शन में हम केवल एक ही एलिमेंट डिलीट करते हैं जो हमारा रूट नोड होता है, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होता है। तो इसलिए मैंने इसको ये नाम दिया। तो देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर हमने हीप 0 को स्टोर करवा लिया, क्योंकि जो हमारा 0th इंडेक्स होता है उस पर हमारी रूट नोड्स दिए। तो इसलिए मैंने ये किया। और इसके बाद मैंने लिखा हीप 0 इक्वल टू हीप साइज -1। मैंने हीप 0 के अंदर अब हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसको स्टोर करवा लिया। और उसके बाद मैंने साइज को 1 से डिक्रीज किया। इस साइज को 1 से कम करने से क्या होगा, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट हो गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा शिफ्ट डाउन 0। तो देखिए जो हमारा 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर वाले फंक्शन में पढ़ा था शिफ्ट डाउन जब किया था। तो उसकी हेल्प से हमने 0 को शिफ्ट करवा लिया और उसको शिफ्ट करवाने के बाद हमने रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया। तो जो हमने रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाया था हमने उस रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सट्रैक्ट मैक्स फंक्शन चलेगा। और उसके बाद हमने एक और फंक्शन लिखा इज एम्प्टी, और इसका रिटर्न टाइप लिखा हमने बूल। बूल का मतलब ये केवल ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स। तो हमने यहाँ पर रिटर्न करवाया साइज इक्वल टू 0, कि अगर हमारा साइज 0 के इक्वल हो तो ये ट्रू रिटर्न करे, और अगर अगर हमारा साइज 0 के इक्वल ना हो तब हमारा ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखिए इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हीप नाम का, और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज को इंसर्ट किया। और उसके बाद मैंने एक्सट्रैक्ट मैक्स फंक्शन को 2 बार कॉल किया। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ लास्ट में मैंने सभी वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया। तो देखिए इस वाइल के अंदर हमने लिखा नोट हीप डॉट इज एम्प्टी। तो जब तक हमारी हीप वो एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और इसके अंदर हमने लिखा सी आउट हीप डॉट एक्सट्रैक्ट मैक्स, जिसके अंदर हम एक एक एलिमेंट को डिलीट करते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और हमारी हीप एम्प्टी हो जाएगी, तब हमारा ये लूप अपने आप रुक जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया हुआ है 10 6 3 और 1, और जो हमने 2 एलिमेंट डिलीट किए थे यहाँ पर उनका आउटपुट आया हमारा 8 और 5, जो कि बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट और इंसर्ट किए थे 10 और 6, तो वो भी हमारे सही पोजीशन पे प्रिंट हो गए। तो इस प्रकार से हमारा मैक्स हीप काम करता है। तो देखिए अब हम मिनिमम हीप को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम हीप और मैक्स हीप में सारा काम सेम रहेगा। तो जैसा कि हमने शुरू में समझा था कि इन दोनों में केवल थोड़ा सा डिफरेंस था, कि मैक्स हीप में क्या था,
मैक्स हीप में पेरेंट की जो वैल्यू थी वो चाइल्ड से ज्यादा थी, और मिनिमम हीप में क्या था, मिनिमम हीप में जो हमारी चाइल्ड की वैल्यू है वो पेरेंट से ज्यादा रहेगी, और हमारा पेरेंट चाइल्ड से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर जहां पर भी हम कंपैरिजन करेंगे पेरेंट और चाइल्ड का, हमें केवल उन जगहों पे साइन चेंज करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दिया, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर हमने साइन को कंपेयर किया था इंसर्शन के टाइम, तो यहाँ पर भी हम इनको चेंज कर देंगे। तो देखिए अब जो हमारा ये मैक्स हीप फंक्शन है, जो मैक्स हीप का ही प्रोग्राम था, ये मिनिमम हीप का बन चुका है। तो हमें केवल ये 3 जगह साइन चेंज करने थे। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 1 था वो सबसे छोटा एलिमेंट था, इसलिए हमारा 1 सबसे पहले डिलीट हुआ, और उसके बाद 3, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी हमारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं। मतलब कि जो हमारा रूट एलिमेंट है 5, ये हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। तो हमारा जो ये मिनिमम हीप का प्रोग्राम है ये काफी ठीक काम कर रहा है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।